हेलो फ्रेंड्स, हम सीपीसी कर रहे हैं और सीपीसी का ये 17th लेक्चर है। सीपीसी का ये 17 लेक्चर है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ये 17 लेक्चर है। नाउ हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर 20A। ऑर्डर 20A। अब ऑर्डर 20A भी कॉस्ट से रिलेटेड बात करता है। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन पढ़े थे रिलेटिंग टू कॉस्ट, सेक्शन 35, 35A एंड 35B। नाउ हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं रिलेटिंग टू कॉस्ट, ऑर्डर 20A। अब ऑर्डर 20A क्या कहता है? ऑर्डर 20A मेक्स फर्दर प्रोविजन relating to cost in respect of certain items. It lays down without prejudice to the generality of the provision of the CPC regulating the payment to cost. The court may award cost in respect of the following 6 item. अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इस ऑर्डर में 6 आइटम दिए गए हैं। इन 6 आइटम के रिस्पेक्ट में भी कोर्ट क्या करता है? कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है। कोर्ट में अवार्ड कोस्ट, कोर्ट में अवार्ड कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 6 आइटम। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ सीपीसी, कोर्ट में अवार्ड कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 6 आइटम्स मेंशन इन ऑर्डर 20A। वो 6 आइटम कौन से हैं देख लेते हैं। तो वो 6 आइटम है। नंबर 1, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर गिविंग एनी नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय लॉ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यानी इसका मतलब अगर कोई सूट फाइल करने से पहले एक पार्टी को दूसरी पार्टी को एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को नोटिस देना जरूरी था एज पर एनी लॉ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और एक पार्टी ने वो नोटिस भेजा है दूसरी पार्टी को, और वो नोटिस भेजने में उस पार्टी का जो खर्चा है वो खर्चे, वो नोटिस की जो कॉस्ट है वो भी कोर्ट अवार्ड करा सकता है, किसी दूसरी पार्टी को देने के लिए बोल सकता है। दूसरा, अगर मान लो सपोज करो ये जो ए पॉइंट में नोटिस है, अगर ये कोई लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं था नोटिस, लेकिन पार्टी ने अपने आप ही, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस भेज दिया बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो भी कोर्ट इस नोटिस की जो कॉस्ट है वो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पास कर सकता है। फिर सी पॉइंट है, कोई एक्सपेंडिचर लगा है आपका टाइपिंग में या राइटिंग में या प्रिंटिंग में, आपकी जो प्लीडिंग्स आपने फाइल की हैं, तो आपने जो प्लीडिंग्स अपनी फाइल की हैं, प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट, वो टाइप कराने में, वो उसकी प्रिंटिंग में कोई जो भी आपका खर्चा है वो भी कोर्ट अवार्ड का रास्ता है। तो कॉस्ट ऑफ नोटिस एंड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइपिंग ऑफ प्लीडिंग। फिर चार्जेस पेड बाय पार्टी फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सूट। तो अगर जो रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट हैं, यानी कई बार किसी पार्टी को जो कोर्ट में दूसरी पार्टी ने कुछ सबमिट किया है, यानी जो भी कोर्ट में जो भी चीज़ जमा है, रिकॉर्ड्स है जो भी है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए कई बार पार्टी की को जरूरत पड़ जाती है। तो अगर पार्टी ने कोर्ट फीस पे करके कोर्ट के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ सूट, तो वो जो पार्टी की कॉस्ट आई है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, वो उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। और ई है इसमें, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय पार्टी फॉर प्रोड्यूसिंग विटनेस इवन दो इट इज़ नॉट समन थ्रू अ कोर्ट। तो अगर कोई किसी पार्टी के बिहाफ पे कोई विटनेस आया है, तो उस विटनेस की जो कॉस्ट आई है आने की, तो वो भी उसके रिस्पेक्ट में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। इवन वो विटनेस कोर्ट ने सम्मन देके नहीं बुलाया था, पार्टी ने अपनी मर्जी से बुला लिया था, तो भी पार्टी को जो कॉस्ट आई है उस विटनेस को लाने की, वो कॉस्ट के लिए कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। और एफ, in case of appeal, charge incurred by a party for obtaining the copy of judgment and decree which are required to be filed along with the memorandum of appeal। तो जब आप अपील फाइल करते हो तो अपील के साथ में आपको क्या लगाना पड़ता है? अपील के साथ आपको जो जजमेंट और डिक्री की कॉपी है, यानी कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री ऑफ कोर्ट है, वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ में फाइल करनी पड़ती है। तो आपने जो कोर्ट से जजमेंट निकलवाने के लिए, डिक्री निकलवाने के लिए, कोर्ट की से जजमेंट की या डिक्री की कॉपी निकलवाने के लिए जो कॉस्ट फाइल की, जो आपकी कॉस्ट लगी है, उसके रिस्पेक्ट में कोर्ट ऑर्डर पास करता है। तो ये
ऑर्डर 20A में 6 क्लोज थे। एक तो नोटिस हो गया, सेकंड भी नोटिस हो गया, फर्स्ट नोटिस है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, सेकंड हो गया नोटिस गिवन बाय पार्टी टू अदर पार्टी इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, एक्सपेंडिचर ऑन टाइपिंग प्रिंटिंग ऑफ प्लीडिंग, एंड फोर्थ इंस्पेक्ट कॉस्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट फॉर द सूट। फिफ्थ है expenditure incurred for producing witness even though he was not summoned through court, or fifth uh, for the purpose of appeal, cost paid for obtaining the copy of judgment and decree required to be filed with the memorandum of appeal. Now अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की, यानी ऑर्डर 25 की बात कर लेते हैं। ऑर्डर 25 ये हमने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने ऑर्डर 20A। अब पढ़ लेते हैं ऑर्डर 25 के बाद। अब ऑर्डर 25 में सबसे पहले क्या कहता है, ऑर्डर 25 ऑफ द कोर्ट प्रोवाइड्स दैट एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट में ऑर्डर द प्लेंटिफ टू गिव विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय इट security for the payment of all costs incurred and likely to be incurred by the defendant. The court may pass such an order either on its own motion or the application of the defendant. However, it must record its reason for doing so. तो 25 जो ऑर्डर है वो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की। तो ऑर्डर 25 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की। तो ऑर्डर 25 जो है वो बात करता है वो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की। इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट को अगर लगता है कि जो प्लेंटिफ है अगर डिफेंडेंट को लग रहा है कि जो प्लेंटिफ है वो आउटसाइड इंडिया रहता है और उसकी सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंडिया में नहीं है अदर देन सूट प्रॉपर्टी। तो डिफेंडेंट को अगर लगता है कि प्लेंटिफ आउटसाइड इंडिया रहता है प्लस में प्लेंटिफ की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है अदर देन सूट प्रॉपर्टी, तो डिफेंडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है, और या फिर कोर्ट को खुद भी फील होता है डिफेंडेंट एप्लीकेशन नहीं दे भी देता तो भी कोर्ट अपने आप ही प्लेंटिफ को बोल सकता है कि भाई आप जितनी कॉस्ट डिफेंडेंट को लगी है या फिर इट इज़ डिफेंडेंट जितनी कॉस्ट इंकर करने वाला है उतना आप कोर्ट में जमा करा दो, और अगर डिफेंडेंट जीत जाता है तो ये कॉस्ट डिफेंडेंट को मिल जाएगी, और अगर प्लेंटिफ जीत जाते है तो वो कॉस्ट प्लेंटिफ को रिटर्न हो जाएगी। तो और कोर्ट अगर ऐसा कर रहा है, प्लेंटिफ को बोल रहा है फॉर सबमिटिंग सिक्योरिटी, तो कोर्ट अपने रीज़न रिकॉर्ड करेगा साथ में, और अगर प्लेंटिफ ने सिक्योरिटी फर्निश नहीं करी तो कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है, और कोर्ट ने अगर सूट डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन देके उस डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है ओनली अगर प्लेंटिफ ये प्रूव कर दे कि सर सिक्योरिटी फाइल टाइम लिमिट के अंदर सिक्योरिटी फाइल क्यों नहीं कर पाया, उसको कोई सफिशिएंट कोज अगर वो बता देता है कि भाई क्यों प्लेंटिफ टाइम लिमिट के अंदर सिक्योरिटी फाइल नहीं कर पाया था। नाउ ऐसे ही जैसे जो ऑर्डर 25 है इसमें तो बात कर रखी है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की, ऐसे ही ऑर्डर 41 है। ऑर्डर 41 का जब रूल 10 पढ़ोगे तो इट टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ द अपील। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी है सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ द सूट। तो ऑर्डर 25 में बात हुई है सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ सूट की। तो ऑर्डर 25 में बात हो रही है सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ सूट, लेकिन सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ अपील की बात जो हुई है वो कहाँ हुई है, ऑर्डर 41 रूल 10 में। तो ऑर्डर 41 रूल 10 भी याद रखना। ऑर्डर 41 में बात हुई है सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ अपील, और ऑर्डर 25 में बात हुई है सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ सूट। ठीक है, और अगर मान लो सपोज करो, अच्छा तो ये जो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, और अगर सिर्फ अगर प्लेंटिफ सिर्फ पुअर है, गरीब है या इंसॉल्वेंट है तो ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है
फॉर ऑर्डरिंग द प्लेंटिफ टू गिव सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। ठीक है, ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है। तो अगर प्लेंटिफ करीब करीब है तो इट इज़ नॉट द सफिशिएंट रीज़न टू ऑर्डर हिम टू गिव सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। ये बात याद रखना। नाउ अगर प्लेंटिफ माइनर है तो भी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और जो प्लेंटिफ और अगर अगर मान लो जब भी आपको पता है ये जो रूल है ऑर्डर 25 है, ये माइनर अगर प्लेंटिफ माइनर है तो भी एप्लीकेबल होता है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है। और जहाँ पे जो अगर माइनर प्लेंटिफ जो माइनर है तो कोर्ट उसको सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट के लिए ऑर्डर नहीं करेगा। बाकी अगर प्लेंटिफ माइनर है तो उसको भी कोर्ट डिफेंडेंट की प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी सबमिट करने के लिए पूछता है। तो यहाँ पे इस केस में जो माइनर का जो नेक्स्ट फ्रेंड होगा जिसके थ्रू माइनर केस फाइल कर रहा है, वो नेक्स्ट फ्रेंड की ड्यूटी बनेगी कि वो प्रोवाइड करे सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। और अगर वो सिक्योरिटी जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो सिक्योरिटी सबमिट नहीं कर पाता कोर्ट में, तो माइनर प्लेंटिफ का केस डिसमिस नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी पार्टी है डिफेंडेंट, वो कोर्ट को अप्लाई करती है फॉर द चेंज ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड या फिर फॉर द स्टे ऑफ सूट। तो डिफेंडेंट कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि सर या तो सूट को स्टे कर दो या फिर नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर दो, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेंड ने सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट भरी नहीं, तो माइनर प्लेंटिफ का केस तो डिसमिस कर नहीं सकते इस केस पे। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर जो प्लेंटिफ है वो पोपर है, इंडिजन पर्सन है, तो क्या उससे भी ऑर्डर 25 में सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट के ऑर्डर देते हैं? तो ये कन्फ्लिक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के डिफरेंट डिसीजन है। ठीक है, फिर नाउ बात आती है पेमेंट इनटू द कोर्ट ऑर्डर 24 की। नाउ बात आती है ऑर्डर 24 की, पेमेंट इनटू द कोर्ट ऑर्डर 24 पेमेंट इनटू द कोर्ट। अब देखो ऑर्डर 24 क्या बात करता है। देखो सबसे पहले ऑर्डर 24 प्रोवाइड्स दैट द डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर a debt or damages may at any stage of the suit deposit in the court such sum of money as is considered a satisfaction in full of the claim। तो भाई यहाँ पे ऑर्डर 24 में डिफेंडेंट के पास एक चांस है, अगर सूट किस चीज़ का है, फॉर द रिकवरी ऑफ डेप्ट, कोई पैसा रिकवर करने के लिए सूट है, या फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस है। तो दो सूट याद कर लो, या तो कि प्लेंटिफ ने कौन सा केस फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ डेट, या प्लेंटिफ ने कौन सा केस फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ डेप्ट या फिर फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेज। तो वहाँ पे किसी भी स्टेज में सूट की किसी भी स्टेज पे डिफेंडेंट चाहे तो उसको जो ठीक लगता है कि भाई इतना पैसा प्लेंटिफ को बनता है, वो एज ए इन ए फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ प्लेंटिफ क्लेम डिफेंडेंट वो पैसा कोर्ट में सबमिट कर सकता है। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, नोटिस ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट इज टू बी गिवन बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ थ्रू कोर्ट एंड अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट इज टू बी द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। अब क्या होगा कि अगर डिफेंडेंट कोई पैसा कोई अमाउंट डिपॉजिट करता है कोर्ट में, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, थ्रू कोर्ट नोटिस देगा प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ फिर अप्लाई कर देगा कोर्ट में, तो प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पे वो पैसा प्लेंटिफ को मिल जाएगा। Where any amount is deposit, no interest will be allowed on any amount from the date of the receipt of the notice. This is so when the sum deposited, whether the sum deposit is in full satisfaction of or fall short thereof। अब अगर डिफेंडेंट ने ये सबमिट कर दिया है, अमाउंट डिपॉजिट करा दिया कोर्ट में, तो फिर जिस दिन प्लेंटिफ को इस बात का नोटिस मिलेगा, तब उस डेट के बाद प्लेंटिफ को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस अमाउंट पे।
चाहे डिफेंडेंट ने पूरा जो अमाउंट जमा कराया चाहे वो प्लेंटिफ का पूरा क्लेम बनता हो या फिर वो या फिर प्लेंटिफ का क्या उससे ज़्यादा क्लेम बनता हो। अगर डिफेंडेंट ने अपनी तरफ से सबमिट करा दिया तो फिर डिफेंडेंट आगे जब प्लेंटिफ को नोटिस मिल जाएगा इस बात का तो आगे फर्दर वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा इस अमाउंट पे। Where the plaintiff accepts the amount as satisfaction only for the part of the claim, he can prosecute the suit for the balance amount. If, however, the later court that decide that the deposit was full satisfaction of the, he has to pay cost of the suit after the deposit as also previous suit. So they were by the excess of the plaintiff claim. तो यही बोल रहा है कि अगर जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है डिफेंडेंट ने, अगर प्लेंटिफ उसको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मानता बट पार्ट सेटिस्फेक्शन मान रहा है तो वो पार्ट सेटिस्फेक्शन एक्सेप्ट करके और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके लिए सूट को प्रोसिक्यूट कर सकता है बैलेंस अमाउंट के लिए। और अगर बाद में ये डिसाइड होता है कि जो डिफेंडेंट ने क्लेम कर दिया था वो डिफेंडेंट ने जो सबमिट करा था अमाउंट वो फुल सेटिस्फेक्शन ही था प्लेंटिफ था तो फिर प्लेंटिफ के ऊपर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है प्लेंटिफ को कॉस्ट ऑफ सूट के लिए। और लेकिन कॉस्ट ऑफ सूट कहाँ से, जब प्लेंटिफ ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया था उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट के लिए प्लेंटिफ ने प्रोसिक्यूट किया केस को, उस ड्यूरेशन की जो प्रोसीडिंग की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के लिए प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है। और अगर कोर्ट डिफेंडेंट का पूरा अमाउंट जो डिपोजिट किया उसको फुल सेटिस्फेक्शन मान लेता है तो फिर प्लेंटिफ को कोर्ट में एक स्टेटमेंट देनी होती है कि मैंने डिफेंडेंट ने जो भी अमाउंट डिपोजिट किया उसको फुल सेटिस्फेक्शन में एक्सेप्ट कर लिया है और फिर अकॉर्डिंगली कोर्ट जजमेंट अनाउंस कर देता है। तो ये था ऑर्डर 24। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और ऑर्डर 3 करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।